गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के तीसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के 4th लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत हम लोग शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन ooजेनेसिस के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक को हम उस पॉइंट तक ले जाएंगे जिसमें आपके नीट के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और जब आप नीट के एग्जाम में या आप बीएचयू एग्रीकल्चर के एग्जाम में बैठे तो सारे क्वेश्चन आप इस पॉइंट से सॉल्व कर सकें। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और नीट एग्जाम के क्रैक करने के लिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन प्रक्रिया क्या है। शुक्राणु जनन प्रक्रिया के अंतर्गत शुक्राणु जनन प्रक्रिया कहां पर होता है? तो ये होता है टेस्टिस में यानी वृषण में। और ये किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो आप देख रहे हैं टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। आपको बता दें कि टेस्टिस में ये कहां पर होता है, तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम कहते थे, और वही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। उसके पास ही सर्टोली सेल था जो कि जो स्पर्म बन रहे थे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। तो ये तो सारे पॉइंट कभी आपके 12th एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, पिछले जो बोर्ड के एग्जाम में है कि मानव नर में शुक्राणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करें, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो नीट एग्जाम से भी रिलेटेड है और आपके बोर्ड के एग्जाम से भी रिलेटेड है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें कुछ ऐसे जर्म सेल होते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल यानी कि अभी पूर्णतः वो तैयार नहीं रहता है। कुछ ऐसे सेल जिसमें डिवीजन, जो माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, वो बहुतायत संख्या में होता है, लेकिन उसमें सेल डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि वो सेल ये अलग नहीं हो पाता है कि हमें कौन सा अंग बनाना है। तो कुछ वैसे सेल जिसमें डिवीजन बहुत हो रहा है लेकिन उसमें सेल डिफरेंशिएशन न हुआ हो, उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इसमें टोटिपोटेंसी का गुण बहुत अधिक होता है, उत्तक संवर्धन में ये भाग ले सकता है। आज के डेट में बहुत सारे टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्म सेल के द्वारा ही उसका इलाज किया जाता है। और जो इस समय कोरोना महामारी जो वैश्विक स्तर पे ये चल रहा है, इसके इलाज के लिए भी जर्म सेल का उपयोग किया जा रहा है। इसके इलाज में जो आप सुने होंगे कि जिसको ये रोग हो गया उसके जो ब्लड सैंपल को लेकर वो ठीक हो गया है, तो उसके ब्लड सैंपल का जिसमें उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जर्म सेल का भी उपयोग किया जाता है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या होते हैं? जिसमें डिवीजन बहुत हो रहा है लेकिन उसमें सेल डिफरेंशिएशन न हुआ हो। इसमें सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। आप फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़े हैं समसूत्री विभाजन, जिसके 4 अवस्थाएं होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समसूत्री विभाजन होता है तो उसके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यदि मानव में यहां पर
ये डिप्लॉयड सेल होते हैं, यानी कि इसमें यदि 46 क्रोमोसोम हैं तो इसके द्वारा बना स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपको बता दें कि कहीं पर आप स्पर्मेटोगोनिया देखेंगे, स्पर्मेटोगोनियम देखेंगे। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो सिंगुलर है। आपको बता दें कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम एक सिंगुलर वर्ड्स है और स्पर्मेटोगोनिया जो है प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन में स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है और स्पर्मेटोगोनियम एक वचन है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। ये भी डिप्लॉयड है 2n और ये भी है डिप्लॉयड। क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो स्पर्मेटोगोनिया बना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री माइटोसिस ही है। इसमें कुछ कोशिकाएं जो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भी जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46, यानी कि ये भी एक कैसा सेल है? डिप्लॉयड सेल है 2n। आपको यहां से अगर देखें तो 2 बार माइटोसिस के द्वारा प्रिमोडियल जर्म सेल में माइटोसिस हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया आपको मैं पहले बताया कि ये प्लूरल वर्ड है और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है और ये बहुवचन है। इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें से कोशिकाएं कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 है। अब यहां से बच्चों अलग क्रियाएं होती हैं। यहां पर सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। आपको बता दें कि थोड़ा सा हम आपको याद दिला रहे हैं कि जब 11th में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन पढ़े थे तो वहां पर आप मियोसिस के बारे में जाने थे, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो काफी लॉन्ग होता है, जिसमें 5 अवस्थाएं होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेकिन जो मियोसिस सेकंड होता है जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। जो मियोसिस सेकंड होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 23 और इसमें भी 23। पहले 2 कोशिका बना। आपको पता है कि मियोसिस के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 सेल बनते थे, उसके बाद मियोसिस सेकंड के द्वारा प्रत्येक से 2-2 बनते थे। इसलिए आपको पहले भी बताए हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके यदि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को देख लिया जाए तो 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है और बनता है स्पर्मेटिड। कुछ सेम एक जैसे वर्ड्स हैं, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइमरी, देखिए स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड। प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच फर्स्ट मियोसिस हुआ है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस सेकंड के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट एग्जाम उसको टच करता है, एक बार पूछा भी है। स्पर्मेटिड ही आगे चलकर स्पर्म में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड ही से ही स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, वो आगे बढ़ता है, विकास होता है। तो
जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस बनने की प्रक्रिया का एक वर्ड ध्यान रखना, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यह स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों। अभी इस हम पूरे प्रोसेस को, यानी कि जर्म सेल से और स्पर्म तक बनने की घटना को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। आप पॉइंट्स को हम लास्ट में लिख भी देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बना है, इस घटना को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। आप इस वर्ड्स को ध्यान रखना। अभी मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि कुछ मिलते जुलते वर्ड हैं। ये था पूरा प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो किससे स्पर्म बना? स्पर्मेटिड से। अब देखिए, अभी के ही जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? यही आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। ये है स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान रहेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। अब जब स्पर्म बन गया तो इसकी जो मूल जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी अभी अलग रहता है। यहां से ये पहुंचता है जो आपका उसमें सर्टोलाइज सेल है, वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते इसको काफी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये बाहर निकलता है। और ये स्पर्म जब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से बाहर निकलता है, सर्टोलाइज सेल उसको क्या किया? न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। और जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो वो अब सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकलता है। जब ये स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकलता है तब इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्म काफी मिलते जुलते वर्ड है बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। आप 3 मिलते जुलते वर्ड देखे, कौन कौन से? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? पूरे प्रोसेस को, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म तक बनने के इवेंट्स को, घटना को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोले। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो कहलाया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की इवेंट को, घटना को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब स्पर्म जब बन गया तो ये सर्टोलाइज सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और पूर्णतः डेवलपमेंट के बाद, विकास के बाद, जब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकलता है तो इस इवेंट्स को, इस घटना को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा प्रोसेस। अब इसी को आप लिख भी सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब आप ये पॉइंट नोट कर लें। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। टेस्टिस में उपस्थित प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ये है कहां पर? प्रिमोर्डियल जर्म सेल तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर है। प्रिमोर्डियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का
निर्माण होता है, जिसमें पुनः समसूत्री विभाजन, पुनः माइटोसिस डिवीजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो कि आगे विकसित होकर स्पर्म में बदल जाता है। जो भी मैं पॉइंट्स कहा उसको भी नोट कर लें, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए है। फर्स्ट पॉइंट जो कि स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बना है, ये घटना है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की घटना को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा ऐसा ही पॉइंट था, जो कि जब स्पर्म उससे निकलता है तो वो क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स से स्पर्म निकलने यानी रिलीज होने, निकलने की प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। ये आपके नीट एग्जाम या आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है बच्चों, आप इसको जरूर नोट कर लें। तो ये था। अब हम थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो लिख सकते हैं बच्चों कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहां से आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है, वो पेनेट्रेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है एक प्रकार के हार्मोन जो कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट में इतना ही लिखा जाता है,
गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये एंटेरियर जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटेरियर पार्ट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करता है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस पर ध्यान दें। हाइपोथैलेमस से एक प्रकार का हार्मोन रिलीज हुआ जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, उत्तेजित किया, और उससे दो प्रकार के हार्मोन जो रिलीज होता है वो होता है एलएच और एफएसएच और दूसरा है एलएच। एलएच मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये लाइडिंग सेल को, जो लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल कहां है आपको बता दें कि लीडिंग सेल, जो लाइडिंग सेल है, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। जब पिछला लेक्चर देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में एक प्रकार का विशेष सेल होता है, इसी को कह रहे थे हम लाइडिंग सेल। तो ये लाइडिंग सेल एक स्टिमुलेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट किया? लाइडिंग सेल को। और लाइडिंग सेल जो हार्मोन को सिक्रीट करता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत कौन शामिल है? एंड्रोजेंस। तो ये प्रकार का हार्मोन को सिक्रेशन करता है वो होता है एंड्रोजेन, जो कि मेल हार्मोन है। फीमेल में यह हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो आपको एक बार यहां से ध्यान दें, हाइपोथैलेमस से एक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ जो कि वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और वो दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज किया, एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से किसको स्टिमुलेट किया? लाइडिंग सेल। और लाइडिंग सेल जो सिक्रीट किया वो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजेन का यह सिक्रेशन करता है। ये जो एंड्रोजेन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको यह स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। वही नहीं बच्चों, ये मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, द्वितीयक लक्षण है, उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। जैसे कि वाइड चेस्ट होना, दाढ़ी मूछे आना, आवाज में भारीपन होना, तो मसल्स जो बोन्स होते हैं वो हैवी बोन्स होना, मसल्स स्ट्रांग होना, ये सभी एंड्रोजेंस का एक कार्य है। एंड्रोजेन इस चीज को कंट्रोल करता है और ये पूरा प्रोसेस वो करवाता है। तो एंड्रोजेन एक तरफ से यदि हम इस प्रोसेस में देखें तो ये क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट मतलब कि उत्तेजित किया। स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुजान। अब हम इसके अंदर देखें तो एफएसएच क्या करता है? ये सर्टोलाई सेल के बीच कार्य करता है। सर्टोलाई सेल कहां पर है? तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोलाई सेल है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। तो ये किस पर वर्क करता है? सर्टोलाई सेल पर। और सर्टोलाई सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और
ये जल्दी से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बढ़ाता है। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनने की घटना थी उसको ये तेज कर देता है, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस घटना को ये स्टिमुलेट करता है। किसको? स्पर्मियोजेनेसिस। आपको अभी जस्ट मैं पहले बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस घटना में क्या होता है, तो स्पर्मेटिड जो है ये क्या करता है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता था इसको कहते थे स्पर्मियोजेनेसिस, और इस घटना को काफी वो स्टिमुलेट करके जल्दी से पूरा करता है। तो ये तो हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पर्म बना उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखते हैं, यानी कि शुक्राणु की संरचना को। तो काफी महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आप इस संरचना को ध्यान दें तो ये मानव शुक्राणु ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम है जिसके मुख्य 3 पार्ट है। आप यहां से ये जो पार्ट है और यहां तक के जो पार्ट हैं ये हेड है, हेड, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक हेड है, और यहां से एक छोटा सा भाग, ये वाला जो बीच में कंस्ट्रक्ट भाग है ये है नेक। जो ये वाला जो पार्ट है, जो कंस्ट्रक्ट भाग है ये है नेक, ग्रीवा जिसे हम कहते हैं। और ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये मिडिल पीस बोला जाता है, ये है मिडिल पीस। आप ऐसे ध्यान दें, यहां से यहां तक जो भाग है ये हेड, यहां से ये हो गया नेक, और ये वाला पार्ट हो गया मिडिल पीस, और इसके नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये है टेल। टेल, ये तो पार्ट इसके हो गए, हेड, नेक, टेल। जैसे हम लोग का स्ट्रक्चर है हेड, नेक, और ये मिडिल पीस, और नीचे जो पैर वाला पोर्शन है वो हो गया टेल। जस्ट उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर है। जो हेड का जो सबसे टिप पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये कहलाता एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, जैसे कि हाइलोरुनिडेज एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम का ये सिक्रीशन करता है। आपको पता होगा कि जो ओवम स्ट्रक्चर है उसके बाहरी जो आउटर लेयर है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो उस कोरोना रेडिएटा में एंट्री करने के लिए, उसको तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करना जरूरी होता है। तो ये एक्रोसोम उस एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन सा एंजाइम? हाइलोरुनिडेज। आप ध्यान से सुने, हाइलोरुनिडेज और कोरोना पेनिट्रेट। तो ये एंजाइम का सिक्रीशन किया। हाँ, आपके कंपटीशन में एग्जाम में पूछा ये एक्रोसोम का डेवलपमेंट किससे होता है, तो इसका डेवलपमेंट करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, आप ध्यान रखना, यहां से आपके क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो एक्रोसोम है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से कौन करता है, तो वो है गोल्जी बॉडी। आप नीचे देख रहे हैं, ये जो है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 है।
इसके पहले आपको मैं बताया था कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस के द्वारा जो बना था स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, वो भी क्या था, डिप्लॉइड था। लेकिन उससे जो स्पर्मेटोसाइट बना वो भी डिप्लॉइड था। लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था वो हैप्लॉइड हो गया था मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बना था वो था स्पर्मेटिड, जो कि वो भी हैप्लॉइड था। सेकेंडरी जो मियोसिस सेकेंड था वो जस्ट लाइक कैसा था, माइटोसिस के जैसा, समसूत्री के द्वारा, इसलिए उसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो न्यूक्लियस जो इसमें है वो उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी है। अब इस पार्ट को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नेक पार्ट में ये जो आप दो पॉइंट्स देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये है सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल। एक इसमें दो सेंट्रियोल, एक ऊपर है एक नीचे है। जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल यानी जो न्यूक्लियस के नजदीक है। आपको याद होगा किडनी के स्ट्रक्चर में प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, और जो दूर था उसको हम कहते थे डीसीटी, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। आप जस्ट इसके बाद जब हम oogenesis प्रोसेस पढ़ेंगे, काफी उसको भी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। यही सेंट्रियोल उससे सेकेंडरी स्पर्म साइट जो बनेगा, क्योंकि अंडाणु पूर्णतः तैयार होकर नहीं निकलता है, जब तक वो फर्टिलाइज स्पर्म से नहीं होता है तब तक वो अभी आधे प्रोसेस के अंदर वो फंसा रहता है। यही सेंट्रियोल उस जो सेकेंडरी ऊसाइट होता है उसमें प्रवेश करके वो बनाता है जो आगे का जो मियोसिस, पूरा मियोसिस सेकेंड को वो लास्ट स्टेज तक पहुंचाकर ओवम का निर्माण कराता है। अब ध्यान रखना, हम काफी इस पॉइंट को तो ध्यान रखना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम लोग oogenesis इवेंट्स को देखेंगे, घटना को देखेंगे, तो बिना स्पर्म एंट्री किए ओवम के अंदर वो अभी आधे पर फंसा रहता है। मियोसिस सेकेंड उसका मेटाफेज अवस्था तक ही वो केवल रह पाता है। मेटाफेज जो अवस्था है, मैं समझ रहा हूं बच्चों कि आप लोगों को थोड़ा सा, चूंकि आगे का प्रोसेस बता रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगा होगा, या ये सब अभी अब घटना आप जानते ही नहीं है, क्योंकि ये सब नीट एग्जाम के काफी डीप से ये क्वेश्चन होते हैं। आप केवल जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसको ध्यान रखें। इसमें जो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है, ऊपर वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसका उपयोग आगे आने वाला है। जब हम oogenesis इवेंट्स को देखेंगे, घटना को देखेंगे, तो इसका नाम आएगा। ये जो है, ये जो दूसरा है, इसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। आप यहीं से देखें, एक लाइन नीचे लिया गया है। ये जो लाइन लिया गया है ये एक्सियल फिलामेंट है। ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट जब आपको मैं सेल पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में, उसका जो स्ट्रक्चर है वो 9+2 का होता है। इसका जो भी स्ट्रक्चर 9+2 का है। तो ये टेल्स के अंदर यही मूवमेंट करता है, उसको आगे मोडाइल जो कि चलनशील है उसको बनाए रखने के लिए। अब इसका मिडिल पीस में एंट्री करते हैं। सेंट्रियोल का वर्क ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस के अंदर कई माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है। कई एक साथ माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ जुड़ता है और एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, मिडिल पीस में। आप ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मिडिल पीस। नेक में सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल हैं,
एक का oogenesis के अंदर इसका उपयोग है प्रॉक्सिमल वाला, और डिस्टल का यही बनाया है एक्सियल फिलामेंट। ये एक्रोसोम हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये था बच्चों पूरा इवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस का। लास्ट में हम ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे हैं, और स्पर्म में सबसे इंपॉर्टेंट एक्रोसोम, नेक के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, और यही एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके मूवमेंट के लिए, इसको मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए। मोटिलिटी जो इसका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर किसके कारण है? तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो एनर्जी आपको पता है कि इसको पावर ऑफ हाउस कहते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके मूवमेंट के लिए, इसके मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों? तो इस लेक्चर में हम लोग आज अभी देखे पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस पूरे इवेंट्स को आप लोग लिखना, पॉइंट टू पॉइंट करना, और नीट एग्जाम को भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, आप इसको अच्छे से, हाँ, एक स्पर्मिएशन और एक पॉइंट देखे थे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सभी पॉइंट्स आप क्लियर रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।